नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 3 टिकट का मतलब कांग्रेस का टिकट, 3 टिकट का मतलब है मोदी का टिकट, 3 टिकट का मतलब है लालू यादव की वो फेरिस्त और लिस्ट जिसके जरिए टिकट दिए गए, लेकिन हर जगह एक एक मुश्किल आकर खड़ी है। कौन किसके टिकट तय करेगा, इस बात को लेकर लगातार लोकतांत्रिक तरीके की बात की जाती रही है, लेकिन दस्तक में जरा बताएंगे कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके का मतलब टिकटों को लेकर खास तौर से होता क्या है, पार्टियां भी मायने रखती हैं या नहीं। बहरहाल तो 3 टिकट का खेल में शुरुआत कहां से की जाए। शुरुआत इस 3 टिकट के खेल में 3 चेहरे हैं। लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी है, लालू प्रसाद यादव की बेटी सबसे किनारे में है, मीसा नाम है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को तो हर कोई पहचानता होगा। उस चेहरे को पहचानने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि इतिहास के पन्नों को आज पलटा जाए। दस्तक आज वाकई इमरजेंसी के दौर से की जाए। 1971 में इस देश में काला कानून बना था, उस कानून का नाम ही मीसा था। तो आइए, इतिहास करवट बदलता है, कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, जरा पहले रिपोर्ट देखिए। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बाइट हो गया यार। दरअसल इस पोस्टर का जिक्र बाद में होगा, बात पहले मीसा से हुई है तो उसी से शुरुआत। इमरजेंसी की यह तस्वीरें उस खौफनाक वक्त की याद है जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इंदिरा गांधी की सत्ता तले बंधक बना लिया गया था। आजादी पर पाबंदी लगा दी गई थी, संविधान से मिले सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। और इसी दौर में जो सबसे खतरनाक काला कानून हर किसी को डराता था वो मीसा था। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और लालू प्रसाद यादव को भी इमरजेंसी में इसी काले कानून के तहत जेल में डाला गया था। और यह लालू प्रसाद यादव की ही हिम्मत थी कि इमरजेंसी के खिलाफ जेपी के आंदोलन में कूदे लालू के जेल में रहती बेटी ने जब घर में जन्म लिया तो लालू ने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया ताकि ताउम्र इमरजेंसी के अंधेरे के खिलाफ दिल में लौ जगती रहे। और संयोग देखिए, 1975 में लालू यादव की उम्र महज 27 बरस की थी और 2014 में लालू की सबसे बड़ी बेटी की उम्र 38 बरस की है। और इमरजेंसी को लागू हुए भी 38 बरस बीत चुके हैं। लेकिन लालू की बेटी मीसा उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए चुनाव मैदान में है जिस कांग्रेस की नेत्री ने इमरजेंसी लगाई। और आज इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी कांग्रेस को संभालकर लोकतंत्र का नया आगाज ये कहते हुए कर रहे हैं कि गांधी की हत्या करने वाले गांधी का नाम ना लें। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। और लालू की राजनीति भी कांग्रेस के साथ खड़े होकर उस सियासत से टकरा रही है जिस सियासत ने इमरजेंसी की कालिक को मिटाकर सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरिज्म के बीच देश के वोटरों को ला खड़ा कर दिया है। तो मीसा उसी पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी जिस पाटलिपुत्र में लालू 38 बरस पहले मीसा के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए थे। आज तक ब्यूरो। आप कह सकते हैं सब कुछ तो बदल गया, ऐसे में इमरजेंसी की याद क्यों रखी जाए। दरअसल मीसा नाम उस वक्त कहते हैं पत्रकार प्रभाष जोशी ने अपने जिक्र किया था एक जगह कि राम बहादुर राय ने रखा था और पूछा था जब लालू प्रसाद यादव ने कि बेटी का जन्म हुआ है, ये सारे लोग जेल में थे उस वक्त, तो मीसा नाम रख दिया जाए, इससे हमें रहेगा कि इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना है और इसको याद रखते रहेंगे। लेकिन किसे पता था अब इमरजेंसी लगाई नहीं जाती, वातावरण इस देश में ऐसा बन जाता है, लगता है जैसे इमरजेंसी का ही दौर है। इस पे भी आएंगे, लेकिन आइए शुरुआत उस एक टिकट के बाद दूसरा टिकट नरेंद्र मोदी का। एक पोस्टर बनारस में। बनारस कई वजहों से जाना जाता है, लेकिन
जिस लिहाज से वहां ये पोस्टर चमका है उसमें लग रहा है कि इतनी जल्दी क्या थी होली की शुभकामनाएं देने की। तो मोदी को क्या होली का रंग अभी से लगा दिया मुरली मनोहर जोशी ने? मुरली मनोहर जोशी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके मतलब क्या निकाले जाए? यहां से राजनाथ चाहते हैं कि किसी भी हालत में मोदी लड़ ले। और इन सब के बीच जो जानकारी निकल कर आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी के भीतर हंगामा मचा हुआ है, उसमें अब आरएसएस खुद तय करेगा कि दरअसल नरेंद्र मोदी किस सीट से लड़े, क्योंकि हंगामा थम जाए। और मोदी को टिकट पर संघ ही अब आखिरी मुहर लगाएगा। और प्रतिनिधि सभा जो है वो दरअसल कल से शुरू हो रही है, 3 दिन चलेगी। उसी में इस बात का फैसला भी होगा कि नरेंद्र मोदी को कहां से उतारा जाए। 8 तारीख को दिल्ली में इसका ऐलान करने की बात हो रही है कि दरअसल संसदीय बोर्ड और जो इलेक्शन कमीशन है, उनकी अपनी जो इलेक्शन आयोग है, चुनाव आयोग जो बनाया गया है उनका अपना, जिसके जरिए कि वह किस रूप में चुनाव प्रचार करना है, कौन से उम्मीदवार को लाना है, और उसकी अगुवाई खुद मोदी कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ चीजें रख दी जाए। रिपोर्ट देखिए, समझिएगा। दरअसल दूसरा टिकट खुद उम्मीदवार तय नहीं कर रहा है, पार्टी तय नहीं कर रही है, संघ कर रहा है। नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर यूपी में चुनाव लड़ेंगे कहां से? इस पर फैसला बीजेपी या नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि संघ परिवार करेगा। यानी यूपी में जिन 2 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, मोदी बनारस से लड़ेंगे या लखनऊ से, इस पर आखिरी मुहर अगले 2 दिनों में संघ ही लगाएगा। और ऐलान दिल्ली में 8 मार्च को संसदीय बोर्ड में होगा। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा कल से शुरू हो रही है, लेकिन बीते 3 दिनों से संघ के सभी प्रमुख बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भी बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक राजनाथ के साथ बैठक में ही संघ मोदी के चुनाव लड़ने वाली सीट पर मुहर लगाएंगे, क्योंकि बनारस या लखनऊ को लेकर बीजेपी के सामने उलझन यह है कि सीट तो 2 है, लेकिन इस पर चुनाव लड़ने वाले 3 उम्मीदवार हैं। मुश्किल यह है कि राजनाथ खुद लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और मुरली मनोहर जोशी बनारस की सीट छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में मोदी चुनाव लड़े कहां से? उलझन यही हो रही है। बनारस की सीट को लेकर सबसे बड़ी उलझन यह है कि मुरली मनोहर जोशी की पैठ संघ के भीतर खासी है और संघ के भीतर से ही आवाज आ रही है कि जोशी जी को नाराज करके कोई फैसला लिया नहीं जा सकता और सीट बदलने के हालात में देरी भी काफी हो गई है। वहीं राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजनाथ की मुश्किल यह है कि संघ मुरली मनोहर जोशी को अगर नाराज करना नहीं चाहता तो विकल्प के तौर पर लखनऊ सीट ही बचती है। और अगर लखनऊ सीट पर मोदी के लड़ने पर संघ मुहर लगा देता है तो राजनाथ सिंह के सामने दोबारा गाजियाबाद से चुनाव लड़ने के अलावे कोई विकल्प बचेगा नहीं, जो राजनाथ चाहते नहीं है। असल में बीजेपी के बड़े नेताओं के टकराव ने ही संघ को मजबूर किया है कि मोदी चुनाव कहां से लड़े, इस पर फैसला वो ले जिससे बवाल बढ़े नहीं। इतना ही नहीं, दिल्ली की 7 सीट से लेकर यूपी की 30 से ज्यादा सीटों पर भी बीजेपी का कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरे, इस पर आखिरी मुहर संघ की तरफ से ही लगेगी। यानी 8 मार्च को दिल्ली में मोदी की अगुवाई में होने वाली सीईसी बैठक हो या फिर संसदीय बोर्ड, उसमें सिर्फ औपचारिक तौर पर संघ के दिए नामों पर ही हस्ताक्षर होंगे और फैसला आरएसएस का होगा। संघ कैसे राजनीति का ककहरा बीजेपी को पढ़ा रहा है, हम बताएंगे। लेकिन इस बीच खबर आ रही है गुजरात से, गांधीधाम में केस दायर किया गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। धारा 188 जी, ये सरकारी आदेश, केजरीवाल के खिलाफ जो पुलिस केस है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है गांधीनगर में कि दरअसल सरकारी आदेश नहीं माना गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगा है। और वहीं पर गांधीधाम में इससे पहले उनका भाषण देते हुए वीडियो भी आया था जिसमें वो बता रहे थे कि गुजरात की क्या हालत है। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि वहां पे पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है। मतलब बहुत साफ है कि वहां पर जो पुलिस ने कहा होगा उसका उल्लंघन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने वहां भाषण दिया या वो जो भी पहलकदमी वहां पर की होगी, इस बारे में और जैसे जानकारी आती है हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल लौटते हैं दोबारा खबर उसी पर, जहां नरेंद्र मोदी के टिकट को तय संसदीय बोर्ड नहीं संघ करेगा। लेकिन जरा देखिए बनारस की सीट को लेकर बनारस के लोग और खासतौर से बीजेपी से जुड़े हुए नेता क्या सोचते हैं। हर वर्ग की मांग है कि बनारस से नरेंद्र मोदी चाहिए, ये जनता की मांग है। नरेंद्र मोदी
जो कि प्रधानमंत्री होने वाले हैं भारतवर्ष के, अगर वो बनारस शहर के अंदर आते हैं और वो अगर यहाँ से जीत के जाएंगे, और जो कि जीत के जाएंगे ही जाएंगे, रिकॉर्ड मतों से जाएंगे। डॉक्टर जोशी हमारे धरोहरों में है। भाजपा की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। डॉक्टर जोशी ने अपने संसदीय जो उनका सांसद निधि का धन था 19 करोड़ रुपया उन्होंने बनारस पे खर्चा किया है। तो बीजेपी के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। लेकिन सवाल यह है कि युग तो इन तीनों का खत्म हो चला है क्या, और अब मोदी का युग शुरू है। ऐसे में आरएसएस की पैनी नजर कहां पर टिकेगी, किस आश्रय टिकेगी, किसे आगे बढ़ाना चाहता है, और आरएसएस बाखूबी अपने आप को राजनीतिक तौर पर लाने के लिए तैयार है, बता भी रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए। असल में यही वो 5 चेहरे हैं जो संघ की तरफ से बीजेपी को राजनीति का ककारा पढ़ा रहे हैं। ध्यान दे तो संघ की तरफ से जिन्हें मोदी के चुनाव लड़ने पर भी मुहर लगानी है, उसमें सर संघ चालक मोहन भागवत, सर सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी, यूपी के प्रभारी कृष्ण गोपाल, राजनीतिक मामलों को देखने वाले सुरेश सोनी, और संघ की तरफ से बीजेपी के कामकाज को देख रहे रामलाल हैं। रामलाल को छोड़ दे तो बाकी सभी प्रमुख स्वयंसेवक 3 मार्च से ही बेंगलोर पहुंच चुके हैं, और लगातार वहां जो चर्चा हो रही है उसके केंद्र में चुनाव को लेकर संघ परिवार की भूमिका ही है। असल में पहली बार आरएसएस 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ रुचि दिखा रहा है, बल्कि संघ के स्वयंसेवकों की भागीदारी चुनाव में कैसे हो, इस पर खासा ध्यान भी दे रहा है, और उसी अनुसार संघ के पारंपरिक कार्यक्रम तक को बदला जा रहा है। पहली बार चुनाव कार्यक्रम को देखकर संघ शिक्षा वर्ग की बैठकें तय की जा रही है। पहली बार नागपुर में तृतीय वर्ष की शिक्षा वर्ग की तारीखों को चुनाव परिणामों के बाद रखा जा रहा है। पहली बार हर स्वयंसेवक को बूथ तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है, और पहली बार संघ की सालाना प्रतिनिधि सभा में संघ के विस्तार कार्यक्रम को मोदी की ताजपोशी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो आरएसएस 2 बरस पहले तक बीजेपी के साथ किसी भी जुड़ाव से इनकार करता था, वही संघ अब बदल चुका है, और राजनीति का ककहरा बीजेपी को ही पढ़ा रहा है। संघ के ही राजनीतिक ककहरे का प्रभाव है कि बीजेपी एक बूथ 10 यूथ का खाका बनाकर काम कर रही है, और पहली बार किस तरह हर बूथ से 10 युवाओं को जोड़ा जाए, इसके लिए ट्रेनिंग भी संघ ही दे रहा है। तो राजनीति का ये नया मिजाज संघ की तरफ से बीजेपी को पाठ पढ़ाने वाला है। असर क्या होगा, इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो। 2 टिकट के बाद तीसरा टिकट राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहते हैं कि दरअसल एक आदर्श स्थिति कांग्रेस के भीतर हो, लोकतांत्रिक तौर तरीके अपनाए जाए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी। देश भर में 16 लोकसभा की सीट चुनी, 11 पर फैसला हुआ, 5 पर अभी भी नहीं हो पाया है, लेकिन जिन 11 पर हुआ उसमें भी मामला कुछ अटका भटका हुआ है। लेकिन ये तीसरे टिकट का मतलब यह है कि कल पहली सूची कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को ताड़ना चाहती है। इंतजार कांग्रेस को भी है कि मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए राहुल गांधी ने 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन अमेरिकी तर्ज पर चुनाव के जरिए कराने की घोषणा की, तो उसमें बनारस की सीट भी शामिल थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के बनारस से लड़ने की हवा उड़ी, तो कांग्रेस ने बनारस को उन सीटों में से हटा दिया और उसकी जगह अंबेडकर नगर को डाल दिया। दरअसल मोदी के बनारस से लड़ने पर बनारस हाई प्रोफाइल हो जाएगी और कांग्रेस को हाई प्रोफाइल उम्मीदवार की जरूरत भी पड़ेगी। तो कांग्रेस की पहली सूची कल जारी हो जाएगी, लेकिन सवाल यही होगा कि क्या राहुल गांधी जिस तरह से हर उम्मीदवारों का चयन करना चाहते थे, उसी तर्ज पर उम्मीदवारों को चुना गया, या वह भी फेल हो गए? क्योंकि राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक तरीके की दुहाई दी। इसी के तहत 16 लोकसभा सीटों का चयन किया गया और कहा यही गया कि अमेरिकन प्राइमरी सीट के चयन की तरह ही इन 16 सीटों पर उम्मीदवार चुने जाएंगे। लेकिन सिर्फ इन 16 सीटों को लेकर ही कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठने लगे, क्योंकि गुवाहाटी में पैसा और प्रबंधन का सवाल उठा, दिल्ली में सिब्बल और तीरथ की सीट पर विरोध हुआ, दिल्ली में ही टाइटलर को चुनावी प्रक्रिया से अलग करवाया गया, झुंझुनू में शीशराम ओला की पत्नी और पोते ही आपस में भिड़ गए, इंदौर में सिंधिया के करीबी सत्यनारायण जीत गए और मंदसौर में राहुल की करीबी मीनाक्षी नटराजन जीत गई। तो उम्मीदवार चुनने की ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसे रास आई, किसे नहीं, यह दूर की गोटी है। कहा यह भी जाए, कांग्रेस की परंपरा टूटी या नई परंपरा बनी, यह तो 2014 के चुनाव परिणाम के बाद ही तय होगा। लेकिन कांग्रेस पहली बार बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवारों के सीटों का ऐलान का इंतजार अपने भीतर कर रही है। सच यह भी है कि सीटों के ऐलान के बाद कांग्रेस में बगावत ना हो, विद्रोह ना पनपे,
यह सब कुछ भी कांग्रेस ही देख रही है। इसीलिए पहले चरण की वोटिंग के ठीक 30 दिन पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आएगी, जिससे टिकट चाहने वाले हर कांग्रेसी में उत्साह और उम्मीद बरकरार रहे। बनारस और लखनऊ को लेकर भी अभी कांग्रेस खामोशी बरते हुए है, क्योंकि मोदी को ताड़ना है। इंतजार कीजिए दूसरी सूची का भी, लेकिन कल पहली सूची। हर कोई मोदी को ताड़ना चाहता है। केजरीवाल गुजरात चले गए और वहां अब केस दर्ज हो गया है। कुछ देर पहले जानकारी आई मनीष सिसोदिया की कार पर भी पत्थर फेंके गए। कल भी पत्थर फेंके गए थे। कल अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक खटास एक तरफ है और दूसरी तरफ जोड़तोड़ भी है। दो चेहरे स्क्रीन पर। एक तरफ जयललिता साथ खड़ी हुई थी, वामपंथियों के साथ छूट गया। आज ही कहा गया अब अलग अलग हो रहे हैं। किरण रेड्डी को कांग्रेस बहुत सोच समझ कर लाई थी वाईएसआर के बाद कि चलिए इसके जरिए तेलंगाना बनेगा, लेकिन क्या पता था तेलंगाना बनेगा। और किरण रेड्डी ने एक अलग पार्टी का ऐलान आज खुले तौर पर कर दिया। संकेत बहुत साफ है। हर कोई समझ रहा है कि इस दौर में राजनीति कितनी फिसलन है कि उसमें टिके रहने के लिए लोगों के बीच भरोसा जगाना होगा और खाली तालमेल करके बात नहीं चलेगी, पुरानी परिस्थितियों से बातचीत नहीं चलेगी। सियासत के इस रंग में भंग कौन घोल रहा है, पत्थर कौन चला रहा है, वो पहला पत्थर उठाया किसने? दरअसल ये पूरी राजनीति वाकई एक शीशे का घर है। शायद इसीलिए आवाज आ रही है, पहला पत्थर हमने नहीं चलाया। पहला पत्थर फेंका किसने? जाहिर है इस हंगामे को देखकर कोई भी सोचेगा कि पहला पत्थर फेंका किसने और पहले पत्थर की प्रतिक्रिया में दूसरा पत्थर किसने फेंका। जाहिर है यह पता चल जाए तो क्या कहानी खत्म हुई? शायद नहीं। असल में लोकतंत्र में राजनीतिक कसरत की पहली शुरुआत होती ही यही से है कि कौन नहीं झुकेगा या फिर कौन बेबस होकर झुक जाएगा। ध्यान दे तो हंगामा इसलिए मचा क्योंकि यहां कोई नहीं झुका। अहिंसा की टोपी पहने आम आदमी पार्टी भी नहीं और स्वराज का नारा लगाने वाली बीजेपी भी नहीं। गुस्सा दोनों को था। दोनों की साख को दोनों ने ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की तो हंगामा मच गया। केजरीवाल ने मोदी को उन्हीं की सत्ता तले कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की तो केजरीवाल को पत्थर सहने पड़े। और आम आदमी पार्टी ने अपनी दिल्ली में नरेंद्र मोदी को बीजेपी हेडक्वार्टर तले ही कटघरे में खड़े करने की कोशिश की तो हंगामा बरपा। हंगामा विचारहीन नहीं होता। हर हंगामे के पीछे राजनीतिक फिलॉसफी होती है और असर इसी का हुआ कि मोदी और केजरीवाल का नाम दिल्ली के हंगामे के कटघरे में आकर खड़ा भी हो गया। और लगा भी यही कि दरअसल हंगामे के पीछे और कोई नहीं, या तो मोदी हैं या फिर केजरीवाल। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दरअसल दिल्ली की पुलिस जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के इशारे पर और उनसे आदेश ले रही है। वो देश के होम मिनिस्टर, देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से आदेश नहीं ले रही है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ उसी दिन हमने आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रायोजित रूप से अलग अलग जगह प्रदर्शन और साथ ही साथ हिंसा की घटनाएं देखी। तो केजरीवाल और मोदी दोनों ही गुजरात में हैं और हंगामा दिल्ली में हुआ, लेकिन वजह केजरीवाल और मोदी ही। दरअसल पहली बार राजनीतिक कसरत राजनीतिक दलों की जगह नेताओं की पहचान ने ले ली है। यानी संसदीय लोकतंत्र राजनीतिक पार्टियों की थ्योरी से इतर नेताओं की सोच तले आकर खड़ा हो गया है, जो लोकतंत्र के उस पैमाने पर फेल है जहां पार्टियों का अनुशासन या सार्वजनिक जीवन में पार्टी की भागीदारी होती है। और ऐसे में जब कोई चेहरा या नेता ही पार्टी से बड़ा हो जाए तो होता क्या है? उसका नाम सामने आएगा, हंगामा होगा, कहीं अराजक स्थिति आएगी, कहीं खून बहेगा। लेकिन सत्ता के लिए कुछ भी करने की सोच की ये पहली लड़ाई है। इसके बाद ये तानाशाही की स्थिति में जाती है। बचना इसी से है। लेकिन फिलहाल इंतजार ये है कि ये रास्ता यहीं पर रुकता है या वाकई ये रास्ता एक राजनीति की नई लकीर खींचता है। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 9 बरस की नानुकुर के बाद अमेरिका का ये वीजा मंत्र। जी, मसला तो आप जानते ही होंगे कि कैसे अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार किया। एक बार नहीं, साल 2005 के बाद से कई बार। लेकिन अब अमेरिका के रुख में बदलाव दिख रहा है। मोदी के लिए अमेरिका का दरवाजा खुल रहा है या कहें खुलता हुआ दिख रहा है। अमेरिका को क्यों अच्छे लगने लगे हैं मोदी पर आरोपों के वो दाग
जरा देखिए इसे। जैसे हिंदुस्तान की सियासत में मोदी का मैजिक अपने पैमाने पर नाप रहा है अमेरिका। चुनावी लहर में जैसे जैसे मोदी का कद बड़ा होता जा रहा है, वीजा विवाद पर अमेरिका अपने इरादे से डिगता जा रहा है। अमेरिका के लिए अपनी धरती पर उतरने की अनुमति देने वाला कागज का ये टुकड़ा यानी मोदी के लिए वीजा अब कोई मसला नहीं रहा। इसके संकेत भारत दौरे पर आए अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई ने दिए। Tenders for the PM's post right now is Narendra Modi, and his boycott by the US ended almost after a decade, just a few months ago when the US ambassador met him. If indeed he does become the Prime Minister as he is hoping and pushing towards, will US be obliged to give him a visa then, because he has been denied that in the past? You know, I would just say that the United States has welcomed every leader of this vibrant democracy, and that a democratically elected leader of India will be a welcome partner for the United States in expanding this relationship as we move forward. लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता तो अब भी हैं नरेंद्र मोदी। ये अमेरिका को भी पता है, तो फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर की शर्त क्यों? ऐतराज तो गुजरात दंगे और सरकार की निष्क्रियता और मोदी के कुछ बयानों को लेकर था। वो ऐतराज भी अचानक कहां गुम हो गया? क्योंकि चंद महीने पहले ही अमेरिकी प्रशासन का रुख ऐसा था कि मोदी चाहें तो वीजा के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन वीजा देने का वादा पक्का नहीं करेंगे। तो फिर अब क्यों मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाता दिख रहा है अमेरिका? इस सवाल पर अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई का जवाब कुछ ऐसा मिला। Visa issues are handled on a case-by-case basis, and determinations are made based on the facts of the day and are reviewed at the time that a request is made. We engage with India across a very broad spectrum of issues, many areas of convergence, but also areas where we may have different perspectives and different opinions. कि लोकसभा चुनाव जीत लेना है, क्योंकि मामला अभी सियासत में उभर रही एक संभावना पर ही टिका है। संभावना मोदी के पीएम बनने की, जिससे अमेरिकी सरकार अपने ही देश में हुए एक सर्वे में आंक चुकी है। इन सुर्खियों से अलग हालांकि मोदी ये कहते रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका से वीजा मांगा नहीं था। मैं नहीं मानता हूं कि मैं एक व्यक्ति के नाते अमेरिका के सामने घुटने टेकूं या अमेरिका को गले लगाऊं या अमेरिका से भिड़ जाऊं। लेकिन सच ये भी है कि बीते 9 साल में बीजेपी के लिए अमेरिका का वीजा एक मसला बन गया। जैसे वो मिल गया तो मोदी के सेकुलर होने का बड़ा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये अमेरिका का अपना नीतिगत मसला है, वो वीज़ा देते नहीं देते हैं, किसको देते हैं, कब देते हैं। लेकिन अगर अमेरिका किसी को वीज़ा देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति जो परसेप्शन है, जो उनका अतीत रहा है, जो किसी के गुनाह रहे हैं, या जो तमाम तरह के ऐसे वारदातों से लोग जाने जाते हैं, उस पर सब पे सर्टिफिकेट मिल गया, क्लीन चिट मिल गया, ऐसा भी तो नहीं है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए अमेरिका का वीजा मुद्दा कैसे बनता गया, रोशनी हम इस पर भी डालेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा खत्म होता दिख रहा है, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, उगते सूरज को सलाम करने की। मगर सवाल है कि क्या अमेरिका ने चुनावी नतीजों से पहले ही मोदी को उगता सूरज मान लिया है? महा सिद्दीकी और कुमार विक्रांत के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। मोदी का मैजिक देश में चल रहा है और कहीं ना कहीं उसी मैजिक को अमेरिका भी समझ चुका है। लिहाजा ऐसी संभावनाओं से भी अब इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वीजा को लेकर अमेरिका के साथ रिश्ते ठंडे पड़ सकते हैं। शायद अमेरिका इसी की भरपाई में लग चुका है और मोदी के सामने नतमस्तक या कहीं झुकने के लिए तैयार है। अब तक जो अमेरिका नरेंद्र मोदी के नाम से नफरत कर रहा था, अपनी सरजमी पर पैर रखने की इजाजत देने से मना कर रहा था, वो मोदी के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। इस बात के साफ इशारे पिछले 1 महीने में दूसरी बार मिल रहे हैं। अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई ने तो वीजा विवाद पर नरम रुख का बयान दिया है। उनसे पहले अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल अहमदाबाद जाकर नरेंद्र मोदी से मिल चुकी हैं।
मोदी से मुलाकात के लिए नैन्सी पावेल ने बाकायदा दरख्वास्त की थी और परमिशन भी मोदी की तरफ से खुले दिल से मिल गई। हालांकि मोदी से मुलाकात का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया। अमेरिका की तरफ से बस ये कहा गया कि मुलाकात भारतीय नेताओं के साथ बढ़ते संपर्क के हिस्से से ज्यादा और कुछ नहीं थी। इससे ज्यादा है भी नहीं कुछ। ये बात दुनिया जानती है कि अमेरिका हर सौदा अपने फायदे के लिहाज से करता है। तो क्या मोदी में अमेरिका को अपना मतलब नजर आने लगा है? इस सवाल पर मोदी के विरोधी भड़क जाते हैं, कहते हैं वीजा से क्या कैरेक्टर बदल जाएगा? देखिए, अदालतें और सरकार नियम बनाती हैं, नियम हटाती हैं, लेकिन जो आस्थाएं होती हैं उसकी छाप नहीं मिटती है। हमारा ये मानना है, चाहे जर्मन में हिटलर रहा हो, चाहे यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी हों, उनका जो अल्पसंख्यकों के लिए माइंड सेट है वो विषैला है। कोई अदालत माफ कर दे तो उनका माइंड सेट चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ सवाल कैरेक्टर का नहीं, इमेज का है, जिसे अमेरिका भी बखूबी महसूस कर रहा है। जिस तरह सधे हुए अंदाज में मोदी ने घूम घूम कर गुजरात के विकास का ढिंढोरा पीटा है, विकास का लेबल हासिल किया है, इसने एक साल में मोदी का कायापलट कर दिया है। गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं मिला तो कांग्रेस के तरकश से ढेरों तीर मोदी पर चले। पर वक्त बदला, हालात बदले और अमेरिकी रुख भी बदला तो कांग्रेस के माथे पर बल जरूर पड़ गए। अब कांग्रेस मोदी को दंगों के साथ लपेटने से तो नहीं चूक रही, लेकिन वो मजबूर हुई है अपने तरकश के तीर बदलने के लिए। मोदी की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बन चुकी है जो बिजनेस को बढ़ावा देता है और विकास की ओर देखता है। इस बूते मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और देखते ही देखते 2014 की रेस में दूसरों के मुकाबले काफी आगे पहुंच गए। चुनावी राजनीति के अखाड़े में मोदी बाजीगर बन जाएंगे, इस बात की गवाही हाल के कई सर्वे दे रहे हैं। मोदी का मैजिक देश में चल रहा है और कहीं न कहीं उसी मैजिक को अमेरिका भी समझ रहा है। ऐसे में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वीजा को लेकर अमेरिका और भारत के रिश्ते ठंडे पड़ सकते हैं। शायद अमेरिका इसी की भरपाई में लगा है और मोदी के सामने झुक रहा है। अमिताभ सिन्हा के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। वीजा न मिलने की वजह से मोदी अमेरिका नहीं जा पाए। कई बार एनआरआई समूहों से बुलावा आया, अमेरिकी सीनेटर्स ने न्योता दिया, वॉटन यूनिवर्सिटी ने अपने यहां भाषण देने के लिए बुलाया, लेकिन मोदी नहीं जा पाए। आवेदन पहली बार 2005 में आया था, फिर भी आज तक क्यों नहीं मिला मोदी को अमेरिका का वीजा? मैं नहीं मानता हूं कि मैं एक व्यक्ति के नाते अमेरिका के सामने घुटने टेकूं या अमेरिका को गले लगाऊं या अमेरिका से भिड़ जाऊं। ये कोई मुद्दे हैं? भिड़ तो गए थे आप, पहले दिन तो भिड़ ही गए थे आप। अभी भी मैं कहता हूं, मैंने हकीकतों को रखने का प्रयास किया है। मुझे व्यक्ति के नाते इन सारे विषयों को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं। साल 2005 में जब अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार किया तो मोदी की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से आई। वीजा और नो वीजा इज नॉट अ मैटर। देखिए, हमारे राष्ट्रपति जी फखरुद्दीन अली अहमद एक बार विदेश गए थे, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में गए थे और उसके साथ जो व्यवहार हुआ था, तुरंत भारत ने आवाज़ उठाई थी। ये बहुत स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति इलेक्टेड ऑफिस में बैठता है तब वो एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ व्यक्ति नहीं रहता है। और देश ने इसी रूप में, भारत की संसद ने इस बात को उठाया है। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद से अमेरिका मोदी के साथ दिखने से परहेज करता रहा है और बात इतनी आगे निकल गई कि सियासत में मुद्दा बन गई। लेकिन मोदी बार बार अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से इनकार करते रहे और कहते रहे कि जांच में भी उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। और अब जाकर अमेरिका मोदी से मुलाकात की बात कर रहा है। असल में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे और इसे ज्यादातर अमेरिकी सांसदों का समर्थन हासिल। लेकिन कुछ अमेरिकी मानवाधिकार संस्थाएं मोदी की मुखालफत करती रही। 2005 में अमेरिका ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को डिप्लोमेटिक वीजा देने से मना किया, बल्कि टूरिस्ट और बिजनेस वीजा देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, बाकी देशों का रुख थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन यूएस टस से मस नहीं हुआ।
लेकिन हाल ही में जिस तरह से अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल ने नरेंद्र मोदी से गांधीनगर में जाकर मुलाकात की, उससे ये साफ है कि अमेरिका का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। जाहिर है अमेरिका ये जानता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भाजपा के पीएम उम्मीदवार को नकारना उसके लिए भी मुश्किल है। नैन्सी पावेल की मुलाकात के बाद अमेरिका यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की कतार में आ जाएगा। इन देशों के राजदूत भी अपना बायकॉट खत्म करके मोदी से मुलाकात कर चुके हैं।